हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक नई क्लास के साथ। आज जो हम बात करेंगे वो पॉलिटी की बात करेंगे। और पॉलिटी में जो बात करेंगे हम शुरू से बात करेंगे संविधान की। तो शुरू करते हैं एक अच्छी क्लास, बेहतरीन क्लास को लेकर, जिसमें हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की। और स्टार्टिंग से बात करेंगे पॉलिटी की। तो जो आपकी यूपीएससी के लिए आती है, यूपीएससी में पॉलिटी आती है, पीसीएस में आती है, और आर ओ में आपकी पॉलिटी आएगी। साथ ही साथ आप उत्तराखंड का पेपर दे रहे हैं या फिर दिल्ली का दे रहे हैं या फिर और कहीं का दे रहे हैं, तो पॉलिटी तो जीएस का एक मेन पार्ट होती है। तो उसकी बात कर रहे हैं हम, शुरू करते हैं। तो राज्य व्यवस्था, जिसको हम पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पॉलिटी राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो चैप्टर हैं, काफ़ी चैप्टर हैं, लेकिन शुरुआत करेंगे संवैधानिक विकास से, ठीक है। तो भाग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है भारतीय संविधान की, वो बात करेंगे। तो भारतीय जो संविधान है, भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, पृष्ठभूमि क्या है, इसकी बात करेंगे। तो जब संविधान जो निर्मित हुआ है, जो संविधान बना है, वो अचानक से नहीं बना, ठीक है, और वो धीरे धीरे उसका विकास हुआ। तो भारत में जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है भारत में, तब से भारत में संवैधानिक विकास हो जाता। तो कह सकते हैं भारत में 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। तो 1600 ईस्वी में ईसा पूर्व में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए भारत में आती है, ठीक है। कब? 1600 ईस्वी में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार करने के लिए आती है। उसके बाद से ही भारत में जो है संवैधानिक विकास की शुरुआत हो जाती है। उन्हें भारत में व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र प्राप्त हुआ रानी एलिजाबेथ के द्वारा। तो 1700, फिर उसके बाद जब 1600 में आ जाते हैं, तो अब देखो, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री में जो है बैकग्राउंड होता है कि आखिर में क्यों वो आए, वो अलग बात है। फिर उसके बाद 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उन्हें मिल जाती है। 1765 में कह सकते हैं, 1765 में उन्हें क्या हो जाता है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। दीवानी के साथ साथ राजस्व इकट्ठा करने की भी उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है। इकट्ठा करने की उन्हें शक्ति प्राप्त हो जाती है, और राजस्व, दीवानी दोनों अधिकार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे और कहानी बढ़ती है। 1858 के सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 का एक सिपाही विद्रोह हुआ, 1858 का, जिसको हम सिपाही विद्रोह कहते हैं। बहुत से लोग नहीं कहते हैं, लेकिन इसको स्वतंत्रता संग्राम भी लोग कहते हैं, ठीक है, प्रथम। और 1857 की क्रांति भी कहते हैं। तो सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1858 के बाद जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो शासन था, अब पूरी तरह से ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन आ जाता है 1858 के बाद। तो 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत ये शासन आ जाता है और शासन चलने लगता है। उसके बाद कहानी बढ़ती है आगे, और तब तक ये 1858 से लेके 1947 या 1950 तक, जब तक देश पूरी तरह से आज़ाद नहीं हो जाता, और तब तक ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत रहता है। इसी ब्रिटिश क्राउन के जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, तो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ये शासन चलाया जाता है और संवैधानिक विकास किया जाता है। तो इसके दो चरण माने जा सकते हैं। तो इसके जस्ट मिनट इसके दो चरण माने जा सकते हैं संवैधानिक विकास के। तो पहला चरण क्या हो सकता है कि इसके दो चरण हो सकते हैं संवैधानिक विकास के।
तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, ठीक है। और दूसरा है वो जो विकास कह सकते हैं उसको ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास, ठीक है। दो तरह के संवैधानिक विकास होते हैं। जस्ट मिनट रुके हैं, एक मिनट, फैन कम चल रहा है। तो इस तरीके से ये जो संवैधानिक विकास है दो चरणों में हो सकता है। तो पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, और दूसरा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, लिख देता हूँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास, और दूसरा जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, इसको सेकंड भी बोल सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संवैधानिक विकास। तो ये दो चरण हैं, एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत और एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो पहले चरण को समझते हैं। पहला चरण जो था इसमें काफ़ी जो है एक नंबर जिसको हम कह सकते हैं सन 1600 से लेकर 1857 तक पहला चरण मानते हैं ईस्वी, और दूसरा चरण मानते हैं 1857 से लेकर 1947 तक, ईस्वी तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता। ये दूसरा चरण है, इसको मानते हैं, ठीक है। तो अब 1600 से शुरू करते हैं कहानी। तो 1600 से पहले की मैंने तो आपको कहानी बता दी कि 1600 ईस्वी में जो क्या हुआ था, ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आकर एक व्यापारिक कंपनी के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ जाती है भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई। 1600 के बाद थोड़ी सी और जो दो चार बातें हुई होंगी, लेकिन उसके बाद 1600 के बाद वास्तविक जो शुरुआत होती है तो 1773 के ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से होती है, तो 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और जिसके द्वारा भारत में जो है कंपनी शासन प्रारंभ हो जाता है। और कह सकते हैं कि कंपनी शासन प्रारंभ होने के बाद कंपनी शासन प्रारंभ हो जाता है और भारत को रेगुलेट करना प्रारंभ कर देते हैं। तो समझ लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इस अधिनियम को अत्यधिक जो है संवैधानिक महत्व प्राप्त था। किस एक्ट को? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, इस एक्ट को ज़्यादा अत्यधिक संवैधानिक महत्व प्राप्त था, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ संवैधानिक महत्व प्राप्त था। संवैधानिक महत्व प्राप्त था, क्यों महत्व प्राप्त था? क्योंकि इस एक्ट में दो महत्वपूर्ण बात की गई थी। दो महत्वपूर्ण बात थी। नंबर एक दो महत्वपूर्ण बात थी। तो पहला था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना, ठीक है। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करना इसका कार्य था, ठीक है। तो कंट्रोल भी करेगी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करना और नियंत्रित करना इस एक्ट के द्वारा ये मूलभूत कार्य किया गया।
और दूसरा जो कार्य था, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। ये यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। तो कह सकते हैं इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई पहली बार। ठीक है, तो पहली बात तो ये थी कि कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया, और फिर दूसरी बात ये थी कि इस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली, और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डली, और इसके द्वारा भारत में पहली बार कह सकते हैं, भारत में पहली बार कंपनी के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। कह सकते हैं केंद्रीय प्रशासन की क्या पड़ी? नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इसके द्वारा, किसके द्वारा? का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये मूलभूत 2-3 बातें थी। तो भारत में क्या हुआ कि कंपनी के कार्यों को क्या किया गया? प्रशासन की शुरुआत हुई, ऐसे कह सकते हैं, शुरुआत हुई। तो पहली बात तो ये है कि क्या क्या बात हो सकती है इसमें। मूल बात जो है इसको ऐसे समझते हैं, इसमें और भी चीज़ें थी, वो बात की बात है। पहले इसको जो है स्ट्रक्चर समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट का जो है स्ट्रक्चर क्या था। कि पहली बात तो ये थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया, कंट्रोल किया गया और कंटिन्यू किया गया। तो रेगुलेट भी किया गया। रेगुलेट का मतलब होता है नियमित, हाँ, नियंत्रित। ठीक है, तो पहले तो कंपनी के कार्यों को क्या किया गया? नियमित किया गया। कंपनी के कार्यों को नियमित तथा नियंत्रित किया गया। ठीक है, नियमित और नियंत्रित किया गया, पहली बात। दूसरा क्या था? इस एक्ट के द्वारा कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई। तो दूसरा इसको कह सकते हैं नंबर 1 जो था, नंबर 1 की कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित किया गया, और कह सकते हैं कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। ठीक है, इतनी बात होगी। कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई, या मान्यता मिली, इतनी बात हम मिली। नंबर 3 जो बात है वो ये है कि कंपनी में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। क्या हुआ? कंपनी में पहली बार केंद्रीय प्रशासन की क्या पड़ी? नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस एक्ट के द्वारा भारत में सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। तो किस एक्ट के द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी? तो कह सकते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, उसके द्वारा भारत में क्या हुआ था कि केंद्रीय प्रशासन की क्या पड़ी? प्रशासन की नींव पड़ जाती है। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी, ये क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है, नंबर 1 क्वेश्चन नंबर अगर बनाए इसको, एक ऑप्शन दे देगा कुछ भी, वो आपको टिक करना होगा। नंबर 2,
किस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया। ठीक है, तो किस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया, तो कह सकते हैं 1773 का ही एक्ट था, जिसमें दो कार्य प्रशासनिक और राजनीतिक अलग किए गए, प्रशासनिक एवं राजनीतिक। तो ये 2-3 प्रश्न बन गए यहाँ से। अब चलते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उस एक्ट में और क्या क्या महत्वपूर्ण बात रखी गई थी। तो 2-4 बातें थी जिसमें कह सकते हैं इस एक्ट की विशेषताएं निम्न प्रकार थी। तो ये कह सकते हैं इस एक्ट की विशेषताएं निम्न प्रकार थी। कौन कौन सी थी, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषताएं निम्न प्रकार थी। ठीक है, निम्न प्रकार से थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट की विशेषता निम्न प्रकार से थी, जैसे 1 नंबर या का नंबर या ए नंबर देखना चाहें तो इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ भारत में पहली बार, तो इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, महत्वपूर्ण बात है कि इस एक्ट के द्वारा, जो बहुत बार परीक्षा में आया है कि इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल का पद नाम दिया गया। अब बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, ये बात हमें याद रखनी है, नाम दिया गया और दिया गया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन बहुत बार वनडे एग्जाम्स में, आरओ में, पीसीएस के प्रीलिम्स में और साथ ही साथ यूपीएससी में कभी पूछ लेता है कि वो कौन सा एक्ट था जिसमें पहली बार गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो वो 1773 का ही रेगुलेटिंग एक्ट था। और ऐसे जो व्यक्ति थे वॉरेन हेस्टिंग्स थे पहले, तो ये भी कभी कभी पूछ लेता है, वॉरेन हेस्टिंग्स पहले व्यक्ति थे जिनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो ऐसे और उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय जो है परिषद भी बनाई गई थी। तो ये बात कह सकते हैं हम कि बंगाल का गवर्नर जनरल क्या था, तो पहला वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था और इसकी सहायता के लिए इसी में और कह सकते हैं और एक जो है एक परिषद बनाई गई थी। ठीक है, एक परिषद बनाई गई, किसके लिए, इसके लिए एक परिषद बनाई गई थी, किसके लिए, इस गवर्नर जनरल की सहायता के लिए, और 4 लोगों की परिषद थी। तो 4 लोगों की या 4 सदस्यों की एक परिषद का निर्माण किया गया। ठीक है, एक परिषद का क्या किया गया, परिषद का निर्माण किया गया। ये किसने बनाई थी, ये परिषद जो है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही बनाई गई थी कि भाई ऐसा है कि अब बंगाल का जो गवर्नर है उसको पद को बढ़ाकर गवर्नर जनरल का नाम दे दो। बंगाल का गवर्नर था, वो गवर्नर से अब गवर्नर जनरल बन गया और 4 सदस्यों की एक समिति बना दो। ये बात इसमें रखी गई थी और वॉरेन हेस्टिंग्स बताई दिए। और इसके अंतर्गत भी एक और पावर इसको दे दी गई, क्या, तो पहले तो बंगाल के अंतर्गत, इसके अंतर्गत उड़ीसा, और एक तो बंगाल के अंतर्गत क्या हुआ था, एक उड़ीसा और साथ ही साथ मद्रास और मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर भी, मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर, उड़ीसा नहीं मिस्टेक होगी, मद्रास एवं बम्बई के
जो पावर थी, गवर्नर थे, वो गवर्नर भी अब किसके अंतर्गत, गवर्नर भी अब बंगाल के अंतर्गत कर दिए गए, बंगाल के अंतर्गत कर दिए गए, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिए गए। ये बात इसमें लिख सकते हैं कि मद्रास और बम्बई। तो क्वेश्चन आया था कि किस अधिनियम के अंतर्गत मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो है बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत कर दिए गए। तो बंगाल के गवर्नर के अंतर्गत कर दिए गए, सॉरी कौन सा अधिनियम था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतनी बात हमने जब इतनी बात इसमें कर ली तो इसमें ये बात रखी गई थी कि इस कंपनी में, तो इसको मैं बिगाड़ दे रहा हूँ, तो इसको इतनी बात इसमें रखी गई थी कि पहली बात तो ये है कि अब बंगाल के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा, मद्रास भी आ जाएगा और बम्बई भी आ जाएगा। अच्छा, इसी एक्ट के द्वारा भारत में एक क्या हुआ था कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में 1774 ईस्वी में, कब, 1774 ईस्वी में क्या हुआ था कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, जिसको एससी या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ठीक है, स्थापना हुई, कहाँ पे हुई, वो भी कलकत्ता में हुई, स्थापना हुई और कलकत्ता में हुई। इसमें 4 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश, तो इसलिए ये 4 न्यायाधीश थे। और इसमें और थोड़ी सी बात हुई थी। तो पहले क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे थे कि अन्य लोगों से, प्राइवेट लोगों से उपहार ले रहे थे और रिश्वत भी ले रहे थे। तो इस अधिनियम में ये व्यवस्था रखी गई कि कर्मचारी जो होंगे जो कंपनी के कर्मचारी होंगे, वो अब क्या करेंगे, कंपनी के कर्मचारी किसी से उपहार नहीं लेंगे, किसी से उपहार प्राप्त नहीं करेंगे। ठीक है, उपहार प्राप्त नहीं करेंगे तो घूसखोरी नहीं होगी। ठीक है, भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी से कोई उपहार ले लिया, किसी को कोई चीज़ का पट्टा दे दिया, अनुमति दे दी, ऐसा नहीं होगा। तो इससे क्या किया गया कि कंपनी के कर्मचारियों को उपहार प्राप्त करने पर मनाही कर दी गई। हो ये रहा था कि कंपनी के कर्मचारी क्या कर रहे थे, यहाँ से जा रहे थे इंग्लैंड। तो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने अपने प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों के संचालन के लिए ब्रिटेन से अतिरिक्त धन की मांग की। तो अतिरिक्त धन की मांग करी तो कंपनी ने बताया कि हम घाटे में चल रहे हैं, तो इसलिए हमें कर्मचारियों के संचालन के लिए और कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को संचालन के लिए सैनिक शक्ति के लिए अतिरिक्त धन चाहिए। तो ब्रिटेन में क्या हुआ कि ब्रिटेन की संसद में ये बिल पारित हुआ कि आखिर में आवश्यकता है धन की तो धन दिया जाए। पर उन्होंने ये देखा कि कर्मचारी जो कंपनी के थे, जो यहाँ से भारत से इंग्लैंड जा रहे थे, तो इंग्लैंड जाके अपनी धन वैभव संपदा दिखा रहे थे, बड़े बड़े कोठी बंगले बना रहे थे, महल बना रहे थे और बड़े बड़े ऊंचे घर पर अभिलाषता का जीवन जी रहे थे। तो उन्होंने कहा कि कंपनी तो अतिरिक्त धन की मांग कर रही है और यहाँ के जो कर्मचारी जा रहे हैं वो पैसे लेके जा रहे हैं और अब वैभवशाली जीवन जी रहे हैं, तो क्यों ना किया जाए, इनकी जो है जांच की जाए। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसको सीक्रेट कमेटी नाम देते हैं, 1773 से पहले। तो एक सीक्रेट कमेटी बनाई गई जिसको गुप्त समिति भी कहते हैं। तो उस कमेटी का यही कार्य था कि वास्तव में जो है कंपनी को धन की आवश्यकता है कि नहीं है। यदि धन की आवश्यकता है तो उसको धन प्राप्त दिया जाएगा, और यदि नहीं है और अन्य कोई बात है, कहीं भ्रष्टाचार व्याप्त तो नहीं हो गया, कहीं अतिरिक्त धन जो है अपने कब्जे में तो नहीं ले रहे, और ये बात उन्होंने जांच करी। तो जांच में पाया गया कि कर्मचारी यहाँ से बहुत सा धन लेके प्राप्त करके, अपना निजी धन प्राप्त करके उपहार के स्वरूप या किसी भी और कारण से, भ्रष्टाचार और बेईमानी से वो इंग्लैंड लौट रहे थे। तो इसलिए इस बात को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में रखा गया कि कर्मचारियों को उपहार प्राप्त करने से, भारतीय लोगों से उपहार लेने में क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया, और निजी व्यापार करने से मनाही कर दी गई। ये बात इसमें रखी गई और रिश्वत लेना भी प्रतिबंधित कर दिया गया। तो पहली बात तो उपहार नहीं लेंगे, ठीक है, उपहार। दूसरी बात रिश्वत नहीं लेंगे,
और तीसरी बात, निजी व्यापार नहीं करेंगे, ये कंपनी के कर्मचारियों को बोला गया। ये एक्ट में इसमें लिखा गया कि उपहार नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और निजी व्यापार नहीं करेंगे। तो ये 3 कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन 3 कार्यों को मनाही कर दी गई। और इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि 2 तरह के मामले बनाए गए। तो एक ब्रिटिश सरकार का कोड ऑफ डायरेक्टर और एक जिसको कह सकते हैं कोड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया, और कोड ऑफ डायरेक्टर जो था कंपनी के मामलों पर नियंत्रण उसने कंट्रोल कर दिया। कोड ऑफ डायरेक्टर जो था ब्रिटेन में था, जिसको नियंत्रण बोर्ड बोलते हैं, नियंत्रण बोर्ड, इंग्लिश में कोड ऑफ डायरेक्टर। कोड ऑफ डायरेक्टर का निर्माण किया गया। कोड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा ये बात बोली गई कि अब कंपनी के जितने भी राजस्व, प्रशासनिक और सैनिक मामले होंगे उसको सूचना देनी पड़ेगी जल्दी से जल्दी हर हालत में। तो सैनिक और राजस्व और प्रशासनिक मामलों की क्या करेगा, मामलों की सूचना देगा, सूचना प्रदान करना आवश्यक कर दिया गया, ठीक है। किसके द्वारा? 1773 के एक्ट के द्वारा। तो ये मूलभूत रूप से इसके 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की जानकारी देना आवश्यक कर दिया गया, और ये सारी बातें इसमें हुई। तो ये मैंने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बताया, ठीक है। तो मेन पॉइंट अगर इसको समझना चाहें तो 1773 के एक मेन हेडिंग और मेन पॉइंट जो है अगर आए परीक्षा की दृष्टि से तो वो कैसे आ सकते हैं आरओ की परीक्षा में, पीसीएस प्री की परीक्षा में, या जुडिशरी की परीक्षा में, या अन्य परीक्षाओं में, यूपीएससी की परीक्षा में प्रीलिम्स के तौर पर, कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, प्रथम एक्ट था, ठीक है, जो भारत में संवैधानिक विकास की दृष्टि से पहला माना जाता है, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था संवैधानिक विकास की दृष्टि से पहला एक्ट माना जाता है, ठीक है, प्रथम एक्ट माना जाता है, प्रथम एक्ट है। अच्छा, इस एक्ट में क्या हुआ था? कंपनी के कार्य जो है नियंत्रित और नियमित किए गए, ठीक है, नियमित किए गए। और क्या था? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, प्रशासनिक प्लस राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, ठीक है, इतनी बात। फिर क्या हुआ? और इस कंपनी के द्वारा प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, और पहली बार केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की इसमें क्या पड़ी? नींव पड़ी। और क्या हुआ था? एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और क्या हुआ था? गवर्नर जनरल का पद बना, ठीक। और क्या हुआ? 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई, काउंसिल बनाई गई। 4 members council is created by in 1773 एक्ट। तो 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए। और बंगाल का जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर अब क्या हो गया? अब हो गया गवर्नर और जनरल। केंद्रीय प्रशासन कैसे कह सकते हैं? केंद्रीय प्रशासन की कैसे नींव पड़ी? तो केंद्रीय प्रशासन की ऐसे नींव पड़ी, क्योंकि मद्रास और बम्बई के गवर्नर जो थे अब मद्रास इसके अंतर्गत आ गए। ये केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। और क्या क्या हुआ था इसमें? और इसमें ये हुआ था कि जो है कंपनी के ये बोला गया था कि
कंपनी जो है घाटे में चल रही है, इसलिए घाटे की जांच हुई और ये बोला गया कि रिश्वत नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे, उपहार नहीं लेंगे भारतीय लोगों से, ठीक है, भारतीय लोगों से उपहार नहीं लेंगे। और क्या होगा, और निजी व्यापार नहीं करेंगे, ये कर्मचारी नहीं करेंगे। और क्या किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को नियंत्रण कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को प्रशासनिक, राजनीतिक और सैन्य मामले और साथ ही साथ नागरिक मामले, सिटीजन्स मामले, नागरिक मामले, इनकी जानकारी उसको देना आवश्यक कर दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, जो ब्रिटेन में था। तो इस तरीके से ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। फिर मिलते हैं एक नई एक्ट के साथ। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो क्लास को लाइक करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। अपने फैमिली मेम्बर्स जो इसकी तैयारी कर रहे हैं इसकी, वो उसको शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली सारी क्लास, सारी वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर।